हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द हाइट्स में आप सभी का स्वागत है और थैंक यू वेरी मच टू बीइंग हियर फ्रेंड्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड चल रहा था और आज हम उसके अंतर्गत देखेंगे संविधान की अनुसूचियाँ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स, बिना वक्त गवाए स्टार्ट कर देते हैं। अनुसूचियों को जानने से पहले फ्रेंड्स हम थोड़ा संविधान के बारे में जान लेते हैं, है ना। संविधान निर्माण, यदि आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा, संविधान निर्माण में हमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का वक्त लगा। इतना वक्त लगा हमारे संविधान के निर्माण में। कितना? 2 years 11 month एंड 18 days का टाइम लगा हमें संविधान निर्माण हेतु। अब इसमें 3 डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेते हैं हम। 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950 एंड 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 इसलिए फेमस है फ्रेंड्स क्योंकि इस दिन हमारे भारतीय संविधान को भारत द्वारा अंगीकृत किया गया था। आप जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें भी इसी डेट का उल्लेख किया गया है, यही तारीख बताई गई है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। अब अंगीकृत से क्या समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? अंगीकृत का अर्थ होता है कि इस तारीख तक हमारा संविधान बनकर रेडी हो गया था, तैयार हो गया था और ये स्वीकार कर लिया गया था कि अब इस संविधान को भारत का हिस्सा बनाया जाएगा। इसका मतलब होता है अंगीकृत करना। अब देख लेते हैं हम कि जब अंगीकृत करने के लिए संविधान रेडी हो गया था तो उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो हमें उसमें देखने के लिए, जब संविधान को खोला गया तो उसमें हमें देखने के लिए मिलता है भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ। देखिए फ्रेंड्स, इसे हम ऐसे समझते हैं, जब हम किसी बुक को खोलते हैं, है ना, जब कोई लेखक अपनी बुक लिखता है और उस बुक को हम खोलते हैं, या फिर आप आपकी कोई सी भी बुक उठाकर देख लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि सबसे स्टार्टिंग से ही वो चालू हो जाता है जो भी उस बुक में बताने का उद्देश्य है, जो जिस विषय से भी संबंधित वो बुक है। हम देखते हैं उसमें पाठ्यक्रम होता है, लेसन्स होते हैं, है ना। लेसन्स में फिर उनकी हेडिंग्स वगैरह होती है। इस तरह से कुछ पन्ने आते हैं, उसके बाद में हेडिंग्स जो होती हैं उनके आधार पर लेसन्स स्टार्ट होते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, किन विषयों पर हमें जानकारी प्राप्त होने वाली है, किन बातों के बारे में हमें पता लगने वाला है इस बुक से। इसी तरह हमारे संविधान की भी बुक है, इसी तरह हमारा संविधान भी है, जिसे खोलते हैं वैसे ही हमें उनके भागों के बारे में जानकारी मिलती है, कितने भाग हैं, अनुच्छेदों के बारे में और अनुसूचियों के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो संविधान को खोलते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें दिखता है भागों की संख्या कि संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और अनुसूचियों की यदि बात करें तो 26 नवंबर 1949 को जब संविधान तैयार हो गया था, उस समय 8 अनुसूचियाँ थीं। कितनी? मूल अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। और समय जैसे जैसे बीतता गया, जैसे जैसे नीड्स बढ़ती गई, जैसे जैसे आवश्यकता होती गई, वैसे वैसे इन चीज़ों में परिवर्तन आता गया। अब यदि हम भागों की बात करें तो वर्तमान में 22 भाग ही हैं, लेकिन फ्रेंड्स इनके जो सब पार्ट्स भी बने हैं। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ मैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, भाग 4 और भाग 5 के बीच में 4A 4B ऐसे पार्ट्स बन गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि क्रमबद्ध रूप से अगर देखा जाए तो भागों की संख्या 25 हो चुकी है। अब तक कितनी हो चुकी है? 25 हो चुकी है। लेकिन यदि क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो आप क्या टिक करेंगे? 22 भाग है टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि सब पार्ट हैं। अनुच्छेदों के साथ में भी ऐसा ही हुआ है। यदि वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या की बात की जाए तो 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन यदि ऐसे क्रमबद्ध रूप से देखा जाए तो 400 प्लस हो चुके हैं अनुच्छेदों की संख्या। वो भी इसी तरह की तरीके से, है ना, सब आर्टिकल बन गए हैं। ये इनके क्या हो गया? आर्टिकल्स के सब आर्टिकल्स बन चुके हैं। अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूचियाँ, मूल अनुसूची 8 थी, जो कि अब वर्तमान में कितनी हो चुकी है? वर्तमान में 4 अनुसूचियाँ और जुड़ चुकी है और अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? 12 हो चुकी है।
तो फ्रेंड्स यदि क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की मूल अनुसूचियाँ कितनी थी, तो कितनी है 8। और यदि पूछा जाए वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो आप क्या टिक करेंगे, आप 12 करेंगे, 12 याद रखेंगे। ठीक है, कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। और आज हम जब संविधान की अनुसूचियाँ पढ़ेंगे तो 12 अनुसूचियों को पढ़ेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी 26 नवंबर 1949 के संदर्भ में, इनके रेफरेंस में। अच्छा फ्रेंड्स, मैं बता देती हूँ, भाग मतलब पार्ट्स, अनुच्छेद आर्टिकल्स को बोला जाता है अनुच्छेद। और अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूचियों को इंग्लिश में कहा जाता है शेड्यूल्स। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेदों को क्या कहा जाता है, अनुच्छेदों को कहा जाता है शेड्यूल्स। अनुसूचियों को कहा जाता है शेड्यूल्स, अनुच्छेद को कहा जाता है आर्टिकल्स और भाग को कहा जाता है पार्ट। अब हम 24 जनवरी 1950 की डेट देख लेते हैं। इस दिन क्या हुआ था, इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक, और 26 जनवरी 1950 आपको पता ही है, इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, हमारा देश गणतांत्रिक देश बना था। और साथ ही साथ इस दिन क्या फैसला लिया गया था, इस दिन एक तो संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू, फिर भारत गणराज्य बना था, गणतंत्र देश बना था। और तीसरी चीज़ ये हुई थी कि संविधान सभा जो है, जब तक नई संसद का निर्माण नहीं हो जाता तब तक संविधान सभा संसद के रूप में कार्यरत रहेगी, ये निर्णय लिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि कोई ना कोई तो होना चाहिए जो देश को चला सके, है ना। तो ये निर्णय लिया गया था कि जो उस टाइम की जो संविधान सभा है वो अंतरिम संविधान सभा के रूप में कार्यरत रहेगी जब तक कि संसद का निर्माण नहीं हो जाता है। ये निर्णय लिया गया था 26 जनवरी 1950 में। अब फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं, आज हमारा टॉपिक क्या है, संविधान की अनुसूचियाँ। तो हम अनुसूचियों के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो अनुसूचियों की संख्या है 12 अनुसूची के बारे में हम पढ़ेंगे। शेड्यूल्स की संख्या कितनी है, 12 है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फ्रेंड्स आपको यहीं याद हो जाएगी चीज़ें बहुत कुछ, फोर्थ। और यदि नहीं समझ में आया तो आप 2-3 बार इसे देख लेना वीडियो को, आपको बहुत चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 अनुसूचियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट अनुसूची, जैसे ही हम प्रथम अनुसूची को खोल के देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें इसमें देखने को मिलता है कि भारत के जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना, संघीय राज्य, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके नाम और उनकी टेरिटरीज़ के बारे में, उनका एरिया कितना है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो हमें क्या मिलता है फर्स्ट शेड्यूल में, हमें मिलता है स्टेट्स एंड टेरिटरी एंड देयर टेरिटरीज। ठीक है, और क्या यूटीज के नेम एंड टेरिटरीज के बारे में नॉलेज मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमें क्या क्या मिलता है, हमें भारतीय राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नाम और उनके राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम देखते हैं, ये तो हो गया फर्स्ट शेड्यूल की बात हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम सेकंड शेड्यूल की बात करते हैं। तो सेकंड शेड्यूल में हमें क्या जानने को मिलता है, सेकंड शेड्यूल में हमें जानने को मिलता है वेतन भत्तों के बारे में। क्या जानने को मिलता है, वेतन भत्तों के बारे में जानकारी मिलती है। अलाउंसेस जो होते हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। उनके बारे में जानकारी मिलती है। अब वेतन भत्ते फ्रेंड्स, वेतन भत्ते उन वेतन भत्तों के बारे में नहीं कि जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह में मिलते हैं वेतन भत्ते, उन पदाधिकारियों के बारे में नहीं, बल्कि विशेष पदाधिकारियों के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि भारत के प्रेसिडेंट हो गए, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,
राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, ऐसे ही राज्य विधानमंडल अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद सभापति एवं उपसभापति, राज्यों के राज्यपाल, ठीक है। फिर जो सुप्रीम कोर्ट है उनके जजेस, न्यायाधीश, एससी हाई कोर्ट के न्यायाधीश, उनके वेतन भत्तों के बारे में। साथ ही साथ जो केग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिन्हें कहा जाता है, केग से संबंधित जो अधिकारी पदाधिकारी होते हैं, जो महालेखा परीक्षक होते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उनके वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है। तो किन किन के वेतन भत्तों के बारे में जानकारी मिलती है हमें सेकंड शेड्यूल में? हमें प्रेसिडेंट के बारे में, लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के बारे में, फिर राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं और डेप्यूटी चेयरमैन हैं उनके बारे में, फिर लेजिस्लेचर जो है हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर के बारे में जानकारी मिलती है। फिर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनके जो चेयरमैन हैं, डेप्यूटी चेयरमैन हैं, उनके वेतन भत्तों के बारे में जानकारी मिलती है। और राज्य के राज्यपाल है ना, जो गवर्नर्स होते हैं स्टेट के, उनके वेतन भत्तों के बारे में जानकारी मिलती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो हैं उनके वेतन भत्ते, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उनके वेतन भत्तों के बारे में जानकारी मिलती है हमें किसमें? सेकंड शेड्यूल में मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं थर्ड शेड्यूल के बारे में। थर्ड शेड्यूल में जो बात की गई है, शपथ की बात की गई। फ्रेंड्स, आपने देखा ही होगा कि राष्ट्रपति जब अपना पद धारण करते हैं तो वे शपथ लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर जब अपना पद धारित करते हैं, अपना पद धारण करते हैं तो उससे पहले शपथ ली जाती है। कोई भी एमपीज़ वगैरह हुए, एमएलएज वगैरह हुए, वो अपना पद धारण करने से पहले क्या करते हैं? शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं। ओथ सेरेमनी होती है, आपने कई बार देखी होगी, है ना। ओथ, तो ये ओथ वाला जो है, शपथ वाली जो प्रावधान है हमारा, प्रिविलेज है हमारा, वो किस में है? थर्ड अनुसूची में है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन शपथ लेता है? तो संघ के मंत्री हो गए, संसद के चुनाव के प्रत्याशी हो गए, जो कैंडिडेट्स होते हैं ना संसद में, एमएलएज वगैरह जो बनते हैं एमपीज़ वगैरह बनते हैं, वे जो कैंडिडेट होते हैं वे शपथ, उनकी शपथ के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। संसद के सदस्य जो है, जिन्हें एमपीज़ कहा जाता है, उनके बारे में, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के चुनाव के प्रत्याशी हो जाएंगे। फिर राज्य विधानमंडल के सदस्य जो हो जाएंगे, जिन्हें एमएलएस कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो हाईकोर्ट वगैरह के न्यायाधीश वगैरह रहते हैं, इनकी भी शपथ का पूरा वर्णन किसमें दिया गया है? अनुसूची थर्ड में बात की गई है। सो फर्स्ट में क्या बात की गई है? फर्स्ट में राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के नाम और उनकी टेरिटरीज के बारे में, उनके राज्य क्षेत्र और संघ शासित प्रदेशों के क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया है। सेकेंड में हमने वेतन भत्तों के बारे में बात करी कि जो विशेष पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन भत्ते, उनके अलाउंसेस के बारे में वर्णन किया गया है। थर्ड में शपथ, ओथ के बारे में बात की गई। फोर्थ अनुसूची को अगर देखें तो फोर्थ अनुसूची में राज्यों से जो राज्यसभा में जो सीट्स होती हैं ना, तो राज्यों से कितनी सीट्स, किन किन राज्यों से कितनी कितनी सीटें निर्धारित की गई, इसका वर्णन किया गया है, कितनी आवंटित की गई। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि हर राज्य से सेम सीटें दी गई है राज्यसभा में, है ना। जनसंख्या और राज्य क्षेत्र के आधार पर ये डिसाइड किया जाता है। सो फोर्थ पार्ट में क्या हो जाएगा? फोर्थ पार्ट में है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, इसमें दिया गया है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। यूटी से आप समझ जाइए यूनियन टेरिटरी, या फिर आप संघ राज्य क्षेत्र, है ना, के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, स्थानों का आवंटन।
ये किस आधार पे होता है? ये जनसंख्या और राज्य क्षेत्र के आधार पे होता है फ्रेंड्स, है ना, आवंटन 4th में दिया गया है। अब हम 5th की बात करें तो 5th में जो बात की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, पूछा ही जाता है एग्जाम में, इसके बारे में अधिक बार पूछा गया है, अधिकतर पूछा गया है इसके बारे में। तो 5th में क्या है? 5th में है अनुसूचित क्षेत्र जो हैं और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। इसमें प्रिविलेजेस क्या क्या दिए गए हैं, इसमें जो SC और ST का प्रशासन कैसे किया जाए, कैसे उन्हें कंट्रोल किया जाए, कैसे उनको नियंत्रित किया जाए, नियंत्रण किया जाए, उनसे जुड़े प्रावधान दिए गए हैं 5th में। तो ये किससे संबंधित है? ये SC ST से संबंधित है फ्रेंड्स, है ना। जो विशेष जातियां हैं हमारे देश की, उनका नियंत्रण कैसे किया जाए, उन पर प्रशासन कैसे किया जाए, किस तरीके से उन्हें किस तरह से रिजर्व किया जाए, आरक्षित किया जाए, इस बारे में वर्णन मिलता है हमें 5th अनुसूची में, ठीक है। और 6th अनुसूची की बात करें, 6ठी, तो ये भी कुछ इसी तरीके से है, लेकिन इसमें कुछ विशेष राज्य सम्मिलित है। कौन कौन से राज्य सम्मिलित है इसमें? इसमें है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये 4 राज्यों की बात की जाती है। और फ्रेंड्स एक चीज़ और याद रखना, जो 5th वाली अनुसूची है इसमें SC शेड्यूल कास्ट के बारे में भी वर्णन है और शेड्यूल ट्राइब के बारे में भी वर्णन किया गया है। लेकिन जो 6th वाली अनुसूची है इसमें केवल ST शेड्यूल ट्राइब जो होती है उसी के बारे में वर्णन किया है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम क्षेत्रों की जो अनुसूचित जातियाँ हैं उनके प्रशासन के बारे में प्रावधान है। क्षेत्र की शेड्यूल ट्राइब है ना, यहाँ की जो अनुसूचित जनजातियाँ हैं उनके प्रशासन का प्रावधान है, उनके प्रशासन का प्रावधान है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई होप। ये हमने 6 अनुसूचियाँ, काफ़ी इजी है फ्रेंड्स, इतना कोई टफ नहीं है। अगर आप 1-2 बार अच्छे से रिवीजन करेंगे तो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये हमारे 6 अनुसूचियाँ हो गई। एक बार हम फिर से देख लेते हैं इन्हें, क्या देख लेते हैं इनके बारे में। देखिए, प्रथम अनुसूची में हमने क्या पढ़ा? राज्यों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ा हमने। सेकंड में हमने पढ़ा संघ राज्य क्षेत्र के नाम और उनकी सीमाएं, प्रथम अनुसूची के अंतर्गत। दूसरी अनुसूची में हमने क्या देखा? पदाधिकारियों के वेतन भत्तों के बारे में, अलाउंसेंस के बारे में और पेंशन के बारे में प्रावधान दिया गया है। तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों तथा प्रत्याशियों द्वारा ली जाने वाली शपथों, है ना, ओथ का प्रतिज्ञान मिलता है हमें, उसके बारे में वर्णन किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन देखा हमने। और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान देखें। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। अब हम देख लेते हैं 7वीं अनुसूची, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है 7वीं अनुसूची भी। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल विषय के बारे में चर्चा की गई है। अब हम यहाँ देख लेते हैं फ्रेंड्स, संघ सूची क्या है। संघ सूची के अंतर्गत वे विषय आते हैं जो जिनका नियंत्रण या जिनको सुचारू करने का हक किसे होता है? केंद्र सरकार को होता है। तो संघ सूची में क्या है? केंद्र से संबंधित विषय, ठीक है। राज्य सूची में राज्य से संबंधित, जैसा कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, राज्य से संबंधित विषय। और समवर्ती सूची में दोनों आ जाएंगे, दोनों से संबंधित विषय हैं। केंद्र से संबंधित विषय की यदि बात की जाए फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये किन चीज़ों के बारे में बातें हो रही। तो फ्रेंड्स विषय यहाँ पे विषय से है, मुद्दों से यहाँ पे मतलब है इससे कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जिन्हें केंद्र सरकार नियंत्रित करती है, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन्हें राज्यसभा जिनके संदर्भ में निर्णय ले सकती है। और समवर्ती सूची में कुछ विषय ऐसे डाले गए हैं जिनमें दोनों केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें दोनों ही उस संदर्भ में क्या ले सकते हैं? अपना निर्णय ले सकते हैं। तो ऐसे विषयों की संख्या वर्तमान में पहले संघ सूची में कितने विषय थे? सबसे पहले संघ सूची में विषयों की संख्या थी 97, जो कि अब बढ़कर कितनी हो चुकी है? अब बढ़कर ये हो चुकी है 100 विषय हो चुके हैं केंद्र संघ सूची के अंतर्गत। राज्य सूची के अंतर्गत कितने सब्जेक्ट आते हैं? तो राज्य सूची के अंतर्गत पहले जो सब्जेक्ट आते थे उनकी संख्या थी 47, जो कि 66 थी, जो कि अब वर्तमान में कितनी हो गई? 61 हो गई है, कम हो गई है। और यदि समवर्ती सूची की बात की जाए तो पहले इसके सब्जेक्ट थे 47, जो कि बढ़कर अब हो गए हैं 52 हो गए हैं। 47 सब्जेक्ट आते थे इसमें और अब बढ़कर कितने हो गए हैं? अब ये बढ़कर 52 हो गए हैं, ठीक है।
एक और एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं फ्रेंड। जैसे कि केंद्र सरकार के कुछ सब्जेक्ट, जैसे कि सपोज जनगणना वाली बात हुई, जनगणना है ना। जनगणना का जो निर्णय, सेंसस का जो निर्णय है वो कौन ले सकता है? कि वो उससे संबंधित जितने भी निर्णय लेती है वो केंद्र सरकारें रहती है। उसमें राज्य, कोई भी राज्य ऐसा नहीं है भारत का जो अपनी तरफ से जनगणना करवाता हो, है ना। कोई राज्य की, हमारे जैसे एमपी हुआ, यूपी हुआ, बिहार हुआ, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, ये जो अलग अलग राज्य हैं ये अपनी अपनी जनगणना नहीं करवाते हैं, बल्कि केंद्र सरकार इसका फैसला लेती है और पूरे भारत में जनगणना की जाती है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये किससे रिलेटेड हो गया? संघ सूची से रिलेटेड हो गया। राज्य सूची की यदि बात की जाए तो जैसे कि राज्य सूची में आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन, है ना। पुलिस प्रशासन देख सकते हैं कि राज्यों की अपनी अपनी पुलिस होती है ना। मध्य प्रदेश की अलग पुलिस है, उत्तर प्रदेश की अलग पुलिस है, इस तरीके से सबकी अपनी अपनी पुलिसिंग होती है। तो ये जो विषय है पुलिस रक्षा संबंधी, ये वाला जो विषय है ये किसके संदर्भ में आ जाएगा, किसके अंडर में आ जाएगा? राज्य सूची के अंडर में आ जाएगा। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में ऐसे सब्जेक्ट डाले जाते हैं जैसे कि शिक्षा आपने देखा ही होगा कि राज्यों का एक अपना बोर्ड होता है शिक्षा संबंधी, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बोर्ड होता है। जैसे सीबीएसई वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट के बोर्ड हैं, और जैसे कि एमपी होता है एमपी बोर्ड हो जाएगा, यूपी का यूपी बोर्ड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। तो शिक्षा पे दोनों केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 7वीं अनुसूची में क्या है, आपको क्या याद रखना? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में वर्णन किया गया है। इनकी संख्या पहले कितनी थी? केंद्र संघ सूची में विषयों की संख्या 97 थी, जो बढ़कर कितनी हो गई? 100 हो गई, मतलब इनका पावर और ज़्यादा बढ़ गया है। पहले राज्य सूची में कितने सब्जेक्ट थे? 66 थे, जो कि अब घटकर कितने हो गए? 61 हो गए, मतलब इनकी पावर थोड़ी सी कम की गई है। और समवर्ती सूची में कितने सब्जेक्ट थे? 47 थे, जो बढ़कर अब 52 हो गए हैं। और फ्रेंड्स, कुछ अवशिष्ट शक्तियाँ थी जो उस टाइम के हमारे जो महानुभव रहे थे, जैसे कि नेहरू जी हुए, अंबेडकर जी हुए, है ना, राजेंद्र प्रसाद जी हुए, इन लोगों ने क्या उस समय पे जो चीज़ें क्लियर नहीं थी, है ना, क्योंकि पता था कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, वैसे वैसे कुछ परिवर्तन आते जाएंगे, नई नई चीज़ें आती जाएगी। तो उन्हें किस में रखा? उन्हें अवशिष्ट शक्तियों में रखा। और अवशिष्ट शक्तियों के संदर्भ में जो भी निर्णय लिए जाएंगे उसकी शक्ति किसे दी गई है? उसकी शक्ति संसद को दी गई है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। किसे दी गई है? संसद को। लेकिन यदि एमसीक्यूज में संसद ऑप्शन नहीं आता है तो आप क्या लगाएंगे? केंद्र सरकार को दी गई है ना। उसके संदर्भ में किसे शक्तियाँ दी गई है? केंद्र सरकार को। तो यदि संसद ऑप्शन में नहीं आता तो आप केंद्र सरकार लगाएंगे। तो अवशिष्ट शक्तियाँ वैसे तो संसद के पास है, लेकिन यदि ऑप्शन में नहीं आता तो आप क्या लगाएंगे? केंद्र सरकार के पास। मतलब कहने का अर्थ है कि स्टेट इसमें कोई निर्णय नहीं ले सकता। स्टेट्स जो राज्य वगैरह हैं वो निर्णय नहीं ले सकते, या तो संसद लेगी, और संसद अगर नहीं लेती है तो केंद्र सरकार के पास इसका पावर रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये 7वीं अनुसूची हो गई। अब हमारे पास बची है 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची। तो उन्हें भी देख लेते हैं हम। 8वीं अनुसूची में जो फ्रेंड्स बात की गई, तो 8वीं अनुसूची में बात की गई है भाषाओं के बारे में बात की गई है। किन के बारे में चर्चा की गई है? भाषाओं के बारे में चर्चा की गई है। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची। आप लोग जानते ही होंगे हमारे भारत देश में कई बहुभाषी लोग रहते हैं, जैसा कि हमने राज्यों के पुनर्गठन में देखा भी कि भाषा के आधार पर ही राज्यों के पुनर्गठन की मांग भी उठी थी। क्यों? क्योंकि कई भाषाएं बोली जाती हैं हमारे देश में। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान, जब ये अनुसूची बनी थी तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में इन भाषाओं की संख्या बढ़ गई है। कितनी हो गई है? 22 भाषाएं हो चुकी हैं। पहले कितनी थी? 14 भाषाएं थी, अब वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई है। अब हम देख लेते हैं कि वर्तमान में 22 जो भाषाएं हुई है तो वो कौन कौन सी भाषा ऐड हुई है। तो सबसे पहले 14 भाषा में यदि 15वीं भाषा बनी थी तो कौन सी थी? सिंधी भाषा बनी थी, जिसे कब एक्सेप्ट किया गया था? 1967 में एक्सेप्ट किया गया था। और 21 संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे एक्सेप्ट किया गया था। 21वां संविधान संशोधन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, और नोट कर रहे हैं तो नोट भी कर लीजिए इन डेट्स को, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिंधी भाषा 1967 ईयर था, और संविधान संशोधन कौन सा था? 21वां संविधान संशोधन।
कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली उसके बाद में। इन 3 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। कब किया गया? 1992 को किया गया, 1992 को किया गया। और कौन सा संविधान संशोधन था? 71वां, 71। और उसके बाद में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं। देखो पहले 1, फिर 3 और फिर उसके बाद में 4 भाषाओं को ऐड किया गया 2003 में। और कौन सा था ये? 92, है ना, 92 संविधान संशोधन था। अब इसे याद कैसे रखना है फ्रेंड्स? देखिए पहले तो जैसे सिंधी भाषा का था तो पता ही है सिंधी भाषा। फिर यहाँ पे देखिए कोंकणी, मणिपुरी, तो आप यहाँ ण से याद कर सकते हैं। कोंकणी, मणिपुरी ये भाषा और नेपाली, एक इनमें विदेशी भाषा आ गई थी नेपाल की, है ना, नेपाली भाषा। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली हो गई। अब देखो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। अभी इन दोनों में ड का प्रयोग किया गया। तो बोडो और डो से ही चालू होता है डोंगरी, तो बोडो और डोंगरी ये तो हो गए 2। फिर थाली, थाली की बात की, थैली और थाली, तो मैथिली और संथाली ये हो गई। सो इस तरह से फ्रेंड्स आप याद रख सकते हैं इनको। कौन कौन सी हो गई? सिंधी भाषा, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इनके अमेंडमेंट भी याद कर लेना। कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए थे? तो 21, 71 और 92 वाला, है ना, 92। कब कब हुआ था? तो 1967 में हुआ था, 1992 में हुआ था और 2003 में हुआ था। अब 9वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं। इसमें किस चीज़ का वर्णन है? तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ था, ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस अनुसूची में, है ना। सबसे पहला जो संविधान में संशोधन किया गया था वो 9वीं अनुसूची के परिप्रेक्ष्य में किया गया था, इस पर्सपेक्टिव में किया गया था। कब किया गया था? 1951 ईस्वी में किया गया था। 1951 में किया गया था, मतलब कि संविधान लागू हो गया था, उसके 1 साल बाद ही संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ गई थी। और फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ था 9वीं अनुसूची 9th शेड्यूल के लिए। क्या था इसमें? ये भूमि सुधार से रिलेटेड था फ्रेंड्स, ठीक है। उस टाइम पे क्या जमींदारी प्रथा वगैरह चलती थी, तो काफ़ी कुछ अनबैलेंस हो गया था हमारे इंडिया में। मतलब जो गरीब थे वो बहुत ज़्यादा गरीब थे और जो अमीर थे वो काफ़ी अमीर, उनके पास हज़ारों बीघा ज़मीनें होती थी। तो ज़मीनों को क्या करना था, हम संविधान में निर्णय लिया गया था कुछ नियमों और विधियों के अंतर्गत इन ज़मीनों का आवंटन किया जाएगा और एक निश्चित किया जाएगा कि कोई व्यक्ति कितनी ज़मीनों का हकदार हो सकता है, कि एक बाउंडेशन लगाया गया था कि इससे अधिक ज़मीन कोई भी नहीं खरीद सकता है ना। क्योंकि ऐसा होता है फ्रेंड्स कि जो हमारे देश में आज भी अनबैलेंस है ना चीज़ें। जैसे जो अमीर है वो काफ़ी अमीर है और जो गरीब है वो काफ़ी गरीब है। चाहे जीएसटी हमारा बढ़ गया है लेकिन लोगों में फिर भी गरीबी है ना। शायद 4th 5th पोजीशन पे आता है पूरे वर्ल्ड में हमारा इंडिया, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी देखा जाए तो इंडिया में काफ़ी गरीबी फैली हुई है इसी वजह से, क्योंकि अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। जब हम अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को देखेंगे, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तब हमें चीज़ें और समझ में आएगी। सो फ्रेंड्स क्या हुआ था, संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है इसमें, है ना। किसी की संपत्ति कब अधिकृत की जा सकती है राज्यों के द्वारा, उसका उल्लेख किया गया है इसमें। वर्तमान में इस अनुसूची में कितने अधिनियम है? तो 284 अधिनियम है, ये पूछा जाता है। कितने अधिनियम है फ्रेंड्स? 284 अधिनियम है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना। भूमि सुधार से रिलेटेड है 9वीं अनुसूची। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो ये कौन सा अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट अमेंडमेंट था, संविधान संशोधन था, पहला संविधान संशोधन था। कब हुआ था? 1951 में। 1950 में अपना संविधान लागू हुआ और उसके 1 साल बाद में ही संविधान संशोधन की जरूरत पड़ गई थी, ठीक है। संपत्ति के अधिकरण से संबंधित है ये। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें कुछ करेक्शन भी हुए। जब ये संशोधन किया गया था उस टाइम पे तो ये निर्णय लिया गया था कि न्यायालय में न्यायालय में इसके संदर्भ में कोई भी मतलब बात नहीं हो सकती है, इसे पुनर्वलोकन के लिए नहीं भेजा जाया जा सकता है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा फबलिंग हो रही है, आई एम सॉरी। सो फ्रेंड्स क्या निर्णय लिया गया था इसमें? ये निर्णय लिया गया था कि इसे न्यायालय में पुनर्विलोकन के लिए, है ना, रिव्यू के लिए नहीं भेजा जा सकता। लेकिन 2007 में इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है कि यदि ये मौलिक अधिकारों को क्लैश करते हैं या मौलिक अधिकारों का हनन होता है संपत्ति के अधिग्रहण के अंतर्गत, इस अनुसूची के अंतर्गत, तो फिर न्यायालय में इस पर चर्चा की जाएगी, इसका रिव्यू किया जा सकता है न्यायालय में। ये 2007 में निर्णय लिया गया है इसके संदर्भ में, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देख लेते हैं 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसमें भी अमेंडमेंट किया गया था फ्रेंड्स। अब जो आ रहे हैं 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये सारे संशोधन के तहत आई गई अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। क्योंकि 4 अनुसूचियाँ ऐड हुई थी,
आपको बता ही दिया कि मूल संविधान में 8 अनुसूची तक तो था ही, उसके बाद में 4 ऐड की गई थी, तो संशोधन करके ऐड करेंगे ना। तो 10वीं अनुसूची में है कौन सा संविधान संशोधन है ये, तो ये है आपका 52 नंबर का संविधान संशोधन है। कब हुआ था ये? 1985 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1985 में हुआ था। ये 1951 में हुआ था और ये 1985 में हुआ था। और इसमें किन विषयों के बारे में या फिर किस सब्जेक्ट के बारे में प्रावधान दिया गया है? तो इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। दल बदल से संबंधित फ्रेंड्स ये कुछ इस तरह से हम समझते हैं। उदाहरण स्वरूप सपोज दो पार्टियां हैं, चुनाव लड़ रही हैं, है ना। तो एक पार्टी में कोई एमएलए बना है या एमपी बना हुआ है, वो चुनाव जीत गया, है ना। पर ऐसे समझते हैं, पार्टी ए और पार्टी बी, दो पार्टियां हैं, है ना, यहाँ चुनाव लड़े। अब कोई सदस्य, इस पार्टी का जो सदस्य है सपोज है ना, ये सदस्य क्या हो जाता है? जीत जाता है चुनाव। ये चुनाव जीत जाता है। चुनाव जीतने के बाद में इसे एक पद भी मिल जाता है ना, कि ये एमएलए बनता है, एमपी बनता है, जो भी बनता है। अब ये पद मिल गया, इसके बाद में इसने निर्णय लिया कि मुझे तो अब पार्टी बी में जाना है। पार्टी बी में अगर ये जाता है और इसने निर्णय ले लिया, आप स्वतंत्र है ये निर्णय लेने के लिए, लेकिन यदि ये पार्टी बी में जाता है तो इसकी जो जीत हुई है या इसका जो पद मिला है उसे छोड़ना पड़ेगा, है ना, अगर ये दल बदलता है तो। ये इन चीज़ों के बारे में उल्लेख किया गया है 10वीं अनुसूची में। इसे बोलते हैं दल बदल, है ना, कि यदि जीता हुआ जो मेंबर है वो दूसरी पार्टी में जाना चाहता है, उसका बाद में मूड चेंज हो गया कि नहीं मुझे तो ये बी पार्टी में जाना है, तो बी पार्टी में जाना है, तो वो जो ए पार्टी का टैग लेके जीता था, वो टैग और सब कुछ उसकी जीत वगैरह यहीं पे छोड़ के जाना है। मतलब उसकी जीत क्या हो जाएगी? वर्जित हो जाएगी, नहीं मानी जाएगी, और वो फिर बी पार्टी में जा सकता है। तो इस संबंधित प्रावधान किसमें दिए गए? 10वीं अनुसूची में दिए गए हैं, दल बदल से संबंधित प्रावधान। अब 11वीं अनुसूची की बात कर लें तो 11वीं अनुसूची कौन सा संविधान संशोधन है? 73वां है, 73 नंबर का संविधान संशोधन है। कब हुआ था? 1993 में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये जो संविधान संशोधन है राजीव गांधी के समय की बातें हैं, ये चीज़ें, है ना, उस टाइम की बातें हैं। और पंचायती राज संस्था अप्रैल में हुआ था, ये अप्रैल 1993 में हुआ था, इसीलिए अप्रैल में आपको पता भी होगा हम पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं अप्रैल में। पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने हेतु 29 विषय दिए गए थे। जैसे कि हमने संघ सूची देखी, राज्य सूची देखी, उसमें विषयों की बात की थी। ऐसे ही 29 सब्जेक्ट दिए गए जिन पे गाँव में होती, गाँव की व्यवस्था के लिए पंचायत बनाई जाती, तो पंचायती राज संस्थाएँ 29 विषयों पर कार्य करेंगी। वे कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं, 29 विषय दिए गए कि और बोला गया है कि आप यहाँ पर निर्णय ले सकते हैं, आप इन्हें सुचारू कर सकते हैं, इन सब्जेक्ट के बारे में आप कानून बना सकते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को कहा गया। 12वीं अनुसूची में देखिए, ये यहाँ पे गाँव की बात की गई, और 12वीं अनुसूची में क्या किया गया? 12वीं अनुसूची में शहरों की बात की गई। ये कौन सा था? 74वां वाला संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, संवैधानिक संशोधन था। ये अधिनियम कब लागू किया है? ये भी 1993 में। देखिए दोनों 1993 में हो गई है, 93 में हो गया, है ना। शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। इसमें शहरों के लिए विषय प्रदान किए गए कि भाई 18 ऐसे विषय हैं या 18 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आप निर्णय ले सकते हैं, और उन निर्णयों के तहत आप शहरी क्षेत्रों का क्या कर सकते हैं? स्वशासन कर सकते हैं, स्थानीय स्वशासन वहाँ पे कर सकते हैं। उन संस्थाओं को ये निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की गई थी संविधान के द्वारा। सो फ्रेंड्स, ये हो गए 11वीं अनुसूची में कितने सब्जेक्ट हैं? 29, आप याद रखेंगे, 29 विषय 11वीं अनुसूची में, और 18 विषय किस में है? 12वीं अनुसूची में है। ये 73वां संविधान संशोधन है 11वीं अनुसूची में, 12वीं में 74वां, और दोनों के ईयर सेम है, दोनों के वर्ष सेम है, 1993 और 1993। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गई आपकी पूरी 12 अनुसूची। आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है फ्रेंड्स, काफ़ी ईजी है। आप नहीं समझ में आया तो फिर से आप वीडियो को देख लो, आपको चीज़ें और अच्छे से याद हो जाएगी, समझ में आ जाएगी, 2-3 बार देखोगे तो। सो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। ओके, अब अलविदा करते हैं, बाय बाय।